आखिर ये जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, स्पाइस, आईबॉल, इंटेक्स और भी कई सारी थी, ये एक जमाने में तो इतनी पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में इनको कोई पूछता भी नहीं है और ये सारी कंपनीज के जो फोन्स हैं ऐसा लगता है कि आज की डेट में मार्केट से गायब ही हो गए हैं। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनियां एक जमाने में तो इतना राइज कर रही थी लेकिन कैसे ही मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो गई। तो ये बात को जानने से पहले ये जान लेते कि आखिर इन कंपनीज ने राइज कब किया। तो ये बात है लेट 2010 की और अर्ली 2011 की। एक्चुअली में उस समय जो इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट था ना वो काफी ज्यादा नया था और उस समय सैमसंग, सोनी, LG, HTC ये सारे अपने एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन्स को लेकर आ रहे थे और उस समय तो इंडिया में आईफोन आता भी था और काफी ज्यादा महंगा भी रहता था और कई सारे नए नए फोन्स आना चालू भी हो गए थे। लेकिन उस समय दिक्कत सिर्फ एक बात की थी, उस समय सारे जितने भी स्मार्टफोन्स थे ना सबके सब महंगे थे और 10,000 के नीचे कोई भी अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिलता था और इंडिया में जो मेजोरिटी जनता है वो 10,000 के अंदर ही फोन खरीदती है, तो वो पूरा जो मार्केट था पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो इस चीज पे इंडियन कंपनीज की नजर गई जो उस समय नॉर्मल फोन्स को बनाया करते थे। तो ये सारी कंपनीज चाइना गई और चाइना में एक था ODM यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, ये कई सारे होते हैं चाइना में, और उनके पास गई, उनको बोला कि हमें आपका ये फोन पसंद आया है, आप इन फोन के इतने पीसेस बना के इंडिया में शिप कर दो। और इंडिया में ये लोग अपना लोगो लगा के इन फोन्स को बेचा करते थे। मतलब इन कंपनीज की कोई भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी जहां पर खुद फोन बनाते थे, ये सिर्फ चाइना जाते थे, वहां से माल खरीदते थे और इंडिया आके बेचना चालू कर देते थे और उस पे अपना लोगो और अपना स्टिकर और अपने बॉक्स में बेचा करते थे। इसलिए कोई भी फोन उस समय जो इंडिया में बिकता था ना, सेम टू सेम फोन वैसा ही चाइना में भी बिका करता था। और इन लोगों की उस समय कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं होती थी और ना ही कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता था। मतलब फोन अगर आपने एक बार ले लिया तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह भी नहीं आएंगे और जैसा फोन चाइना से आया है वैसा ही आप लोगों को यूज करने को मिलेगा और बस थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए अपनी 2-4 ऐप को डाल दिया करते थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस समय ये लोग डुअल सिम पे फोकस किया क्योंकि डुअल सिम की इंडिया में रिक्वायरमेंट थी और तब ये फोन डुअल सिम के आते थे। लेकिन जो महंगे वाले इंडियन स्मार्टफोन्स थे ना वो डुअल सिम के नहीं आते थे। और ये जो इंडियन कंपनी जो फोन्स बनाती थी ना, ये काफी कुछ उस समय के सैमसंग के फोन, सोनी के फोन, LG, HTC इनके फोन जैसे देखने में लगते थे, इसलिए लोग इन्हें ले भी लेते थे और ओवरऑल जो इनका जो प्राइस था ना वो भी काफी कम था। और जैसे ये फोन्स इंडिया में आए तो लोगों ने इन फोन्स को खरीदना पसंद किया और धीरे धीरे इंडिया के मार्केट में इन फोन्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गई और इंडिया का जो स्मार्टफोन का मार्केट है ना वो तेजी से ग्रो करने लग गया। और उसी बीच के अराउंड इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन का जो मार्केट था ना वो भी आने लगा था क्योंकि उस समय पहले से ही फ्लिपकार्ट था और अमेजन की एंट्री भी 2013 में हो गई थी। तो इंडियन कंपनीज के जो फोन्स थे ना ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही बिकते थे, लेकिन ऑफलाइन इन फोन्स को खरीदना लोग ज्यादा प्रेफर करते थे। और ओवरऑल इंडिया का उस समय का जो स्मार्टफोन मार्केट था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगा था क्योंकि उस समय जो लोग स्मार्टफोन खरीद रहे थे ना तो वो अपना पहला एंड्रॉइड फोन खरीद रहे थे। तो ये भी एक रीजन था कि इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर एक आया टर्निंग पॉइंट, वो था फरवरी 2014 में जहां पे मोटोरोला ने अपना मोटो जी फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया था। ये पहला ऐसा फोन था इंडिया में मिलने वाला जो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव था फ्लिपकार्ट के साथ और ये फ्लिपकार्ट पर ही बिकता था और ये ऑफलाइन पे आया भी नहीं था, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन मॉडल पे आया था। और इस फोन की कीमत थी लगभग 12,000 रुपए। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 400 का प्रोसेसर और एक HD डिस्प्ले था और हाँ ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता था उस समय और स्टॉक एंड्रॉइड उस समय में एक बड़ी बात हुआ करती थी। और अच्छी बात ये थी इस फोन के साथ कि इस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आए हैं, जैसे कि एंड्रॉइड 4.3 जेली बीन पर आया, फिर एंड्रॉइड 4.4 किटकैट आया, फिर उस पर एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप का भी अपडेट आया। और देखा जाए ना तो इसके अंदर जो फीचर्स और जो स्पेसिफिकेशन थी ना ये सैमसंग के महंगे वाले फोन जैसी थी जिनकी कीमत 20,000 रुपए के ऊपर आती थी। और जैसे ये फोन इंडिया में आया वैसे ये ह्यूज सक्सेस हो गया, यानी कि हर कोई जो ऑनलाइन था वो इस फोन को खरीदने लगा। यानी कि जो टेक सेवी पीपल थे ना, जो लोग ऑनलाइन रिव्यू देख के फोन खरीदा करते थे, तो उन लोगों ने इस फोन को खरीदना काफी पसंद किया। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज हुई 2014 में, वो थी Xiaomi की एंट्री, जिन्होंने जुलाई 2014 के अंदर अपना Mi3 को लॉन्च किया था और उसके बाद पूरी इंडियन स्मार्टफोन की कहानी बदल गई। जो Mi3 ना वो फ्लैगशिप फोन था, यानी कि स्नैपड्रैगन 800 वाले प्रोसेसर पे आता था, फुल HD डिस्प्ले के साथ आता था और उस समय उसकी कीमत थी सिर्फ 14,000 रुपए। और हाँ ये सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको उस समय के Nexus 5 में भी देखने को मिलती थी जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए थी। और जैसे ही Mi3 आया और Xiaomi की एंट्री तो Xiaomi इंस्टेंट हिट था क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहे थे और बहुत ही ज्यादा कम दाम में दे रहे थे। उसके बाद Redmi 1S आया जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 400 था और ये इंडिया में मिलने वाले स्नैपड्रैगन 400 के प्रोसेसर के साथ सबसे सस्ता फोन बन गया जिसके अंदर आपको 720p डिस्प्ले देखने को मिलता था क्योंकि इस फोन की जो कीमत थी वो थी सिर्फ 6,000 रुपए। और उस समय 6,000 में काफी बेकार फोन आते थे जो काफी लैग और हैंग करते थे। और अच्छी बात ये थी Xiaomi के फोन के साथ कि इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलती थी। मतलब एंड्रॉइड वर्जन की अपडेट्स नहीं आती थी लेकिन MIUI की अपडेट्स आती तो वो ही लोगों को खुश कर देती थी क्योंकि हर अपडेट के बाद फोन के अंदर कई सारे नए फीचर्स भी आ जाते थे। इसके बाद देखा जाए तो Moto E भी आया जो स्नैपड्रैगन 200 प्रोसेसर के साथ भी आया था और वो भी काफी चल गया मार्केट में क्योंकि वो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता था। इसके
बाद मोटो G2 आया जिसकी कीमत 13,000 रुपए थी और वो भी इंस्टेंट सक्सेस था क्योंकि वो भी स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आ रहा था और जो मोटो था वो पहले से ही इंडिया में ब्रांड बन चुका था और जो मोटो के फोन थे वो विदाउट फ्लैश सेल मॉडल के मिलते थे, जबकि जो Xiaomi था वो केवल फ्लैश सेल के ऊपर रिलाई करता था, जिससे हुआ कि मार्केट में ऑटोमेटिकली हाइप बन गई कि एक ऐसा फोन आ गया जो हाथों हाथ बिक जाता है, यानी कि जिस फोन को खरीदना काफी मुश्किल है लेकिन वो फोन जो है वो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है और काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। और ये जो फोन थे ये ऑनलाइन एक्सक्लूसिव थे, तो इन फोन को केवल ऑनलाइन वाले कंज्यूमर्स नहीं लिया, यानी कि वो लोग जो ऑनलाइन रिव्यू देख के फोन लेते थे जिन्हें स्पेसिफिकेशन की नॉलेज थी। और जब इन्होंने इन फोन्स को खरीदना चालू किया तो ये फोन काफी अच्छे थे कि इन लोगों ने इसकी माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट कर दी। इस तरीके से ये जो फोन्स थे ना काफी जल्दी पॉपुलर हो गए और फिर कई सारे लोग भी इन फोन्स को ऑनलाइन खरीदने लगे। और फिर क्या हुआ, फिर ऑनलाइन का भी मार्केट इंडिया में बढ़ने लगा क्योंकि ऑनलाइन के जो फोन्स आते थे ना वो काफी कम दाम में रहते थे, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स होते थे ना वो काफी सारे ज्यादा होते थे। और फिर 2014 की एंडिंग तक आते आते दूसरे कई सारे ब्रांड्स भी इंडिया में आ गए, जैसे OnePlus अपना OnePlus 1 को ले आए, Asus भी अपनी Asus की Zenfone सीरीज को ले आई। 2015 में देखा जाए तो कूलपैड की एंट्री हो गई, 2016 में लीको की भी एंट्री हो गई इंडिया में। मतलब इंडिया में कई सारे ब्रांड्स आ गए जो ऑनलाइन सेंट्रिक ही थे, लेकिन इसमें से कुछ ब्रांड्स चले जैसे Asus और OnePlus चले, लेकिन लीको जैसे कुछ ब्रांड्स थे जो बुरी तरीके से फेल हो गए। लेकिन तब भी जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी ना ये पूरी तरीके से जिंदा थी क्योंकि ऑफलाइन में इनके फोन्स बिका करते थे लेकिन ऑनलाइन में इनके फोन्स नहीं बिकते थे। तो इन्होंने ऑनलाइन में कमबैक करने की कोशिश करी, जैसे कि माइक्रोमैक्स ने अपना यू ब्रांड को बनाया, यानी कि जो यू टेलीवेंचर्स था जो पूरी तरीके से एक ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड था, लेकिन उसके फोन्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, हीटिंग करते थे। जो सॉफ्टवेयर था ना इनका साइनोजन वाला वो भी इतना अच्छा नहीं था और इन्होंने देखा है तो OnePlus को कॉपी करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये अच्छे तरीके से कर नहीं पाए क्योंकि इनके जो फोन्स थे ना ये उतने अच्छे लेवल के प्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन इसलिए आज की डेट में मार्केट में आपको यू के फोन्स देखने को नहीं मिलते। तो देखा जाए तो ऑनलाइन में तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन ऑफलाइन में भी इनकी सेल्स बढ़ रही थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ऑफलाइन के अंदर भी इनकी सेल कम होने लगी क्योंकि ओप्पो और वीवो की मार्केट में एंट्री हो गई थी और मार्केट में एंट्री होते ही ओप्पो वीवो ने पूरे मार्केट को हरा और नीला कर दिया। मेरा मतलब है कि इतनी सारी पब्लिसिटी कर दी, इतनी मार्केटिंग कर दी, इतना ऐड कर दिया कि फोन ऑफलाइन में इतने ज्यादा बिकने लगे इनके कि दूसरे ब्रांड से कम बिकने लगे। मतलब जो कम टैक्स हैवी लोग थे जो रिव्यू देख के फोन नहीं लेते थे वो सिर्फ नॉर्मल दुकान पे जाते थे और जो ऐड देख के फोन लेते थे ना उनमें से कई सारे लोग थे जो ओप्पो और वीवो के फोन खरीदने लगे। और एक और रीजन ये था ओप्पो और वीवो के फोन्स के बिकने का कि वो अच्छा कमीशन दे रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जो शॉपकीपर्स थे। तो इससे ये हो रहा था कि जब भी कोई शॉपकीपर अपने दुकान से ओप्पो या वीवो का फोन बेचता था ना तो उसे काफी अच्छा कमीशन मिलता था, इसलिए सारे दुकान वाले ओप्पो और वीवो की तरफ भी हो गए थे। तो जो इंडियन कंपनीज के बाद जो पहले से ही जो ऑफलाइन मार्केट था ना तो वो भी उनके हाथ से जाने लगा क्योंकि ऑफलाइन में भी उनकी सेल्स कम हो गई। पहले Xiaomi आया, इनकी ऑनलाइन वाली सेल को खा गया और बाद में ओप्पो और वीवो आ गए जो इनकी ऑफलाइन वाली सेल्स को भी खा गए। इसलिए इनके हाथ से जो मार्केट है ना वो धीरे धीरे चलता चला गया क्योंकि इन्होंने समय के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया और ज्यादा अच्छे फोन्स को बनाए भी नहीं जो दूसरे अच्छे स्मार्टफोन के साथ कम्पीट भी कर सके। लेकिन आज की डेट में भी देखा जाए ना तो ये कंपनी पूरी तरीके से डेड नहीं हुई है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर ये जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज है क्या ये मार्केट में कभी कमबैक कर सकती हैं या नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से अगर ये आज की डेट में एक अच्छा फोन लाए और उसे सही प्राइस पे लाए, उसमें सही तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट दे और थोड़ी बहुत अगर हाइप भी क्रिएट हो जाए ना तो सच में आज की डेट में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि इंडिया में आज की डेट में भी मार्केट है और आज की डेट में अगर कोई कंपनी अच्छा फोन बनाती है तो वो इजीली हिट हो सकता है, जैसा कि हम Asus के साथ भी देख चुके हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ आप लोगों को क्या लगता है, क्या कभी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज कमबैक कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।